1500 करोड़ रुपए तक था, आज ये 4000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच रहा है। आबकारी में यह 14000 करोड़ रुपए था, आज ये बढ़कर के 29000 करोड़ रुपए पहुंचने जा रहा है। और मंडी में ये लगभग 600 करोड़ रुपए से बढ़कर के 1800 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंचने जा रहा है। इसी प्रकार से प्रदेश के अंदर हमने राजकोषीय जो घाटा है सकल घरेलू उत्पाद का, यह पहले 3.30% था। आप सब जानते हैं कि यह एक खतरनाक स्थिति की ओर प्रदेश को ले जाने की स्थिति थी। कोई भी वित्तीय संस्थान प्रदेश को इन स्थितियों में लोन देने को तैयार नहीं था और ये 3% से कम होना चाहिए। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर न केवल लोक कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाया, न केवल किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए नई योजनाएं बनाई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कार्रवाई की, अभी तो अपने राजकोषीय घाटे को भी जो सकल घरेलू उत्पाद का 3% से कम होना चाहिए था, जो पिछली सरकारों में 3.30% पहुंच चुका था, हमारी सरकार उसे पुनः 2.97% तक लाने में सफल रही है और हम उसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। इस दौरान हमारी सरकार ने जो रेवेन्यू सरप्लस था, पूर्ववर्ती सरकार में जो 1.6% तक चला गया था, आज हम उसे लेकर के 3.2% तक लेकर के, यानी पिछली सरकार से एकदम डबल पर ले जाने में हम सफल हुए हैं। प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाने की जो हमारी कार्रवाई चल रही है, और उसके अंतर्गत हम लोगों ने जो 5 प्रायोरिटी सेक्टर चुने हैं, उस पर हमने तेजी के साथ कार्रवाई प्रारंभ की है और उसी के लिए हम लोग IIM के साथ वर्तमान में मंथन के 3 चरणों की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले प्रदेश के अंदर अवस्थापना सुविधाओं के विकास और उसके विस्तार को लेकर के है। दूसरा, प्रदेश के अंदर औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन को लेकर के है। तीसरा, प्रदेश के अंदर कृषि विकास और उसके साथ हम लोगों ने एग्री एक्सपोर्ट को आगे बढ़ाने की दिशा में की जाने वाली कार्रवाई है। चौथा है शहरी विकास और नियोजन को लेकर के हम लोगों ने इस कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। और पांचवां जो सेक्टर हम लोगों ने इसके लिए चुना है वह मानव संसाधन विकास के साथ जुड़ा है, जिसमें शिक्षा है, चिकित्सा है, स्किल मिशन है, टेक्नोलॉजी के साथ इसको जोड़ने की कार्रवाई। इस 5 सेक्टर पर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने अपनी ठोस कार्य योजना के साथ हम अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो उत्तर प्रदेश, जिसके बारे में लोग ये मानते थे कि कहीं नहीं होगा, इस कहीं स्थान नहीं प्राप्त कर सकता, आज तमाम केंद्रीय योजनाओं में उत्तर प्रदेश नंबर 1 और 2 स्थान पर है। 2.5 वर्ष के दौरान प्रदेश में हमारी टीम ने जो प्रगति की है उसका परिणाम है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी या ग्रामीण उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर, स्वच्छ भारत मिशन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर, ग्रामीण विकास मंत्रालय की जो 12 राष्ट्रीय पुरस्कार हैं, जो उसमें से 12 राष्ट्रीय पुरस्कार उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए हैं और जिसमें 5 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री आवास योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना या फिर सौभाग्य योजना, जिसमें प्रदेश के अंदर 1,09,00,000 से अधिक ग्रामीण परिवारों को हम लोगों ने विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध कराए हैं। प्रदेश के अंदर ई-टेंडरिंग में जो सर्वोत्तम परफॉर्मेंस का पुरस्कार है वह भी उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ प्रदेश में कौशल विकास की नीति को लागू करने में भी प्रदेश सरकार को पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ है। गवर्नमेंट ई मार्केट यानी जेम पोर्टल पर सर्वाधिक सरकारी खरीदारी करने वाले राज्यों में भी उत्तर प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और अटल पेंशन की योजना देश के अंदर लागू करने में उत्तर प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि जब आज हमारी सरकार अपने 2.5 वर्ष के कार्यकाल को पूरा कर रही है और पूरा करते हुए हमारे पास उपलब्धियों का एक बड़ा रिकॉर्ड भी है, लेकिन साथ साथ
भविष्य में इससे बेहतर करने की ठोस कार्य योजना भी है कि हमें उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी में बदल करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को भारत का बनाने के लिए इस कार्य योजना पर हमें भी कार्य करना है। हमारी जो आगे की कार्रवाई चल रही है वो बहुत अच्छी कार्य योजना हम लोगों ने प्रदेश के अंदर बनाई है, लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि जब हमारी सरकार 2.5 वर्ष का कार्यकाल अपना पूरा करने जा रही है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनके दूसरे कार्यकाल के प्रथम 100 दिन में भी जो उल्लेखनीय कार्य हुए हैं, चाहे वह जम्मू कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति की कार्रवाई हो, ट्रिपल तलाक को समाप्त करने की कार्रवाई हो, किसानों को, लघु और सीमांत किसानों के साथ साथ सभी सामान्य किसानों को भी प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना से राहत दिलाने का मामला हो, जनजातीय कल्याण हेतु एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों को आगे बढ़ाने की कार्रवाई हो, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना जिसमें 60 वर्ष की आयु के व्यापारी को 3,000 रुपये मासिक न्यूनतम पेंशन देने की योजना हो, या फिर एमएसपी की जो लागत की 1.5 गुना दाम किसानों को उपलब्ध कराने का हो। अनेक ऐसे कार्यक्रम पूरे देश के अंदर 100 दिनों के अंदर उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। यह हम लोगों के लिए भी एक अवसर है जब इन योजनाओं के माध्यम से हम प्रदेश के विकास की दर को और आगे कर सकते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि इस दौरान हमारी टीम ने जिस कार्यकुशलता का परिचय दिया है, मेरे सभी सहयोगी मंत्रियों के साथ ही प्रशासनिक टीम ने, पुलिस की टीम ने, जिलों की टीम ने जो एक सार्थक सहयोग किया है, प्रदेश के अंदर संगठन, सहयोगी संगठनों, व्यापारिक सामाजिक संगठनों और साथ साथ जितने भी हमारे सहयोगी संगठन के मित्र हैं, उन सब ने भी जो सहयोग किया है, उन सब की इसमें प्रदेश के इस परसेप्शन को आगे बढ़ाने, इन उपलब्धियों को हासिल करने में बड़ी भूमिका रही है। मैं उन सब को भी इस अवसर पर हृदय से धन्यवाद देता हूं, उन सब के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। मैं आभार व्यक्त करता हूं आप सभी मित्रों के प्रति, क्योंकि हम लोग जो कार्य करते हैं उसका हम लोग कोई मीटिंग या कोई सभा में कुछ सीमित लोगों तक उस बात को पहुंचाते हैं, लेकिन उसका विराट स्वरूप मीडिया के माध्यम से ही आगे बढ़ पाता है। और मीडिया के मित्रों ने उन सभी शासन की योजनाओं को समयबद्ध ढंग से आम जन तक पहुंचाने के लिए जो एक सकारात्मक पहल की, न केवल शासन की उन सभी योजनाओं को, बल्कि मैंने कुंभ की योजनाओं को कुंभ के कार्यक्रम को देखा, प्रवासी भारतीय दिवस के कार्यक्रम को देखा, या फिर इन्वेस्टर समिट के दौरान भी उस सकारात्मक पहल को देखा जिसने देश और दुनिया के सभी निवेशक को उत्तर प्रदेश के अंदर आमंत्रित करने में सफलता प्राप्त की। मुझे लगता है उस सकारात्मक सहयोग के लिए मैं आप सबको भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सबको मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सबका इस सकारात्मक सहयोग प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान में आप सबका भी एक सकारात्मक सहयोग हम सबके साथ होगा। मैं एक बार पुनः आप सबको, उत्तर प्रदेश वासियों को 2.5 वर्ष की उपलब्धियों को बधाई देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और संगठन के अपने सभी पदाधिकारियों को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अपने सभी सहयोगियों के साथ मैं प्रदेशवासियों को एक बार बधाई देते हुए आप सबके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, सोलह 17 के थे हमारे, ये मैं जानता हूं, ये पिछली सरकार के समय 16-17 में मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और यहाँ पे जो टीकाकरण की कार्रवाई थी काफ़ी कम हुई है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम आज टीकाकरण की कार्रवाई को 90% तक करने में सफल हुए हैं। मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर को न्यूनतम स्तर पर लाने की कार्रवाई हमारी चल रही है। उत्तर प्रदेश पोषण मिशन को आगे बढ़ाने वाला प्रदेश देश का एक अग्रणी राज्यों में से है और पोषण मेला प्रारंभ करने वाला पहला राज्य है। और आने वाले समय में इसके बहुत अच्छे परिणाम आएंगे और हम लोग उस प्रयास को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ जी,
उनकी विफलता ही हमारी सफलता है और ये इस बात को प्रमाणित करता है कि जनता ने इसीलिए उनको नकारा था। 2014 में नकारा, 2017 में नकारा, 2019 में नकारा। एक एक कर उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को बदलना, उत्तर प्रदेश को उसकी पहचान वापस दिलाना, ये मेरी टीम की सबसे बड़ी सफलता थी। और कुंभ का आयोजन, प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन, 1,63,000 बूथों पर शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न करना, 7 चरणों में चुनाव संपन्न हुए। और इन चुनाव में आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में एक भी बूथ पर दोबारा मतदान नहीं हुआ, हिंसा नहीं हुई। इसके साथ ही देश के अंदर कुछ और भी राज्य थे जहां यहां से आधे सीटों पर चुनाव हुए थे, आधे बूथ थे, हर चरण में हिंसा हुई, दर्जनों लोग मारे गए। इन्वेस्टर समिट हो या प्रदेश के वर्तमान प्रवेश पर आम जन का विश्वास, देश और दुनिया का विश्वास जागृत होना, ये हम लोगों की बड़ी उपलब्धि है। एक करके प्लीज। ऐसा कोई कार्य नहीं है कि जो हमने सोचा हो और कार्य न कर पाया हो। हमारे पास एक ऐसी टीम है कि जब उस टीम को जिम्मेदारी देती है तो वह उसको सफलता की लक्ष्य तक पहुंचाता है और पहुंचाने में ही सफलता की उन ऊंचाइयों तक पहुंचाने की कार्रवाई हो रही है। और हमने कहा ना, आगामी 2.5 वर्ष की उस कार्य योजना, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए जो कार्य योजना हमारी आगे बढ़ रही है, उसी का हिस्सा है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद। आप सभी लंच के लिए अभी तो आमंत्रित हैं। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के आज गुरुवार को 2.5 साल पूरे हो चुके हैं और इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि गुजरे इन सालों में लोगों का नजरिया बदला है और कामकाज की बदौलत उनकी सरकार ने जनता का विश्वास भी हासिल किया है। तो आपको बता दें कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया, साथ ही साथ सरकार के कार्यकाल पर उपलब्धि पुस्तिका का भी विमोचन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा है कि हमारी सरकार ने टीम वर्क के रूप में काम करते हुए उत्तर प्रदेश के प्रति बने नेगेटिव परसेप्शन को बदला है। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गुजरे इन सालों में लोगों का नजरिया पूरी तरह से बदलता हुआ नजर आया है। आपको बता दें कि कामकाज की बदौलत उनकी सरकार ने जनता का विश्वास हासिल किया है, ऐसा भी कहते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हमने 2.5 साल के कार्यकाल में यूपी से पहचान के संकट को खत्म किया है और शासन की विश्वसनीयता काफी ज्यादा बढ़ती हुई भी दिखाई दी है। उन्होंने कहा कि जब प्रदेश में किसान आत्महत्या कर रहा था तब हमारी सरकार ने पहले कैबिनेट में किसान कर्ज माफी योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 86 लाख किसानों के 1 लाख रुपए तक के कर्ज को माफ किया गया। साथ ही इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में जारी प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन योजना, सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, ऋण मोचन जैसी ढेरों योजनाओं के बारे में भी जनता को अवगत कराया है और जनता तक लाभ पहुंचाने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रयासरत रही है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाते हुए कहा कि हमारी सरकार ने टीम वर्क के रूप में काम करते हुए उत्तर प्रदेश के प्रति बने नेगेटिव परसेप्शन को बदला है। मुख्यमंत्री ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और दोनों सहयोगी डिप्टी सीएम का स्वागत करते हुए कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभारी हूं, जिनके मार्गदर्शन में यूपी सरकार 2.5 साल पूरे कर रही है। 2.5 साल का काम एक टीम वर्क का परिणाम है और गृह मंत्री अमित शाह का
भी उन्होंने आभार व्यक्त किया, जिनका मार्गदर्शन हमेशा से उन्हें प्राप्त होता आया, और ऐसा ही सीएम योगी आदित्यनाथ भी कहते हुए नजर आए। तो आपको बताना चाहेंगे कि सीएम योगी आदित्यनाथ का आज 2.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, और इस मौके पर होने वाले कार्यक्रमों को भी आज सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। और साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि प्रदेश सरकार के 2 साल पूरा होने से एक सप्ताह पहले ही, जैसा कि लोकसभा चुनाव का डंका बज गया था और चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लग जाने के कारण सरकार 2 साल का कार्यकाल पूरा होने का जश्न नहीं मना पाई थी। ऐसे में आज 2.5 साल का कार्यकाल पूरा होने पर बीजेपी के सभी कार्यकर्ता अलग अलग जगह पे अलग अलग अंदाज में अपने अलग अलग तरीके से इस खास मौके का जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी खास मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। आपको बता दें कि इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने योगी सरकार के कार्यकाल की तमाम उपलब्धियों को भी गिनवाया, और बताना चाहेंगे कि इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गुजरे इन सालों में लोगों का नजरिया बदला है, साथ ही साथ कामकाज की बदौलत उनकी सरकार ने जनता का विश्वास भी हासिल किया है। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि हमारी सरकार ने टीम वर्क के रूप में काम करते हुए उत्तर प्रदेश के प्रति बने नेगेटिव परसेप्शन को बदला। साथ ही साथ 14 साल के वनवास के बाद 19 मार्च 2017 को प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी थी। तो आज 2.5 साल का कार्यकाल सीएम योगी आदित्यनाथ ने और योगी सरकार ने पूरा कर लिया है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ अपने कार्यकाल में की गई तमाम उपलब्धियों को गिनवाते हुए नजर आए। और आपको बता दें कि आज की खबरों पर हमारे साथ इसी खबर पर मंथन करने के लिए बीजेपी से हमारे प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव जी हमारे बीच में मौजूद हैं। तो विवेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि 2.5 साल का कार्यकाल आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने और योगी सरकार ने पूरा कर लिया है और मीडिया के सामने वो तमाम उपलब्धियों को गिनवाते हुए नजर आए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, 19 मार्च 2017 को तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तो उसके पूर्व में प्रदेश समाजवादी पार्टी और उसके पूर्व में बहुजन समाज पार्टी की सत्ता के कारण त्रस्त था, और 14 वर्ष बाद भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश सत्ता में वापसी हुई थी। अपराध चरम पे थे, कानून व्यवस्थाएं ध्वस्त थी, भाई भतीजावाद चरम पे था, नियुक्तियों में पारदर्शिता नहीं थी, लोक सेवा आयोग जैसी संस्थाएं कलंकित हो रही थी। इन स्थितियों में योगी आदित्यनाथ जी ने सत्ता संभाली थी। गुजरे 2.5 वर्षों में जो प्रदेश के प्रति भारत के अन्य प्रांतों का जो नकारात्मक दृष्टिकोण था उसमें सुधार आया है। जितनी परीक्षा संस्थाएं हैं उनकी विश्वसनीयता बहाल करने में सरकार कामयाब हुई है। जिस तरीके से पूर्ववर्ती सरकारों में नकल के ठेके होते थे, सेंटरों की दलाली होती थी, वो सब भारतीय जनता पार्टी सरकार में बंद हुआ है। ये ठीक है कि अभी तमाम मोर्चे जिन पे काम हो रहा है होना शेष है, लेकिन इन 2.5 वर्षों में हमने प्रदेश में काया पलट की जो कोशिश की है वो दिखने लगी है, और उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश बनने जा रहा है। जी बिल्कुल विवेक जी, लेकिन जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक और बात कही कि उत्तर प्रदेश में अब अपराध कम होता हुआ नजर आया है, लेकिन सर हम एक बार और भी आपसे साझा करना चाहेंगे कि देखिए अपराध में कमी भले ही देखने को मिली हो, लेकिन अपराध आज भी हो रहे हैं और इतने ज्यादा हो रहे हैं और कानून व्यवस्था भी पूरी तरह से लचर नजर आ रही है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को यह भी प्रयास करना चाहिए कि जितना भी उनका कार्यकाल बचा है, जो तमाम कमियां इस कार्यकाल में रह गई थी, उनको भी पूरा किया जा सके। देखिए मनीषा जी, ये समाज है, समाज में अच्छे लोग भी है, बुरे लोग भी हैं। अपराधी से समाज के अंदर से आते, कोई बाहर से नहीं आते, और जब तक ये समाज रहेगा तब तक अपराधी भी रहेंगे और अपराध होता रहेगा। अपराध पे पूर्णतया नियंत्रण कभी किसी सरकार में नहीं लगा। सरकार की बखूबी इसमें होती है कि अपराधियों को पकड़ करके दंडित किया जाए, उनको जेल पहुंचाया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ दंड की व्यवस्था न्यायपालिका के हाथों में है। इसलिए सरकार की जो कार्यपालिका है उसके पास इतने ही अधिकार सीमित है कि अपराधियों को पकड़ करके न्यायपालिका के दरवाजे तक ले जाएं,
और ये काम भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बखूबी किया है। हम पूर्ववर्ती सरकारों की तरह अपराधियों को संरक्षण नहीं प्रदान करते, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी समर्थित हों, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता रखते हों, या हमारे गैर विपक्षी दलों हों या सामान्य आदमी हों। जो भी अपराध करेगा भारतीय जनता पार्टी सरकार में हम उसको अदालत के कटघरे तक पहुंचाएंगे, जरूर बख्शेंगे नहीं। ये हमारी ईमानदारी का पैमाना है। हम किसी को बख्शने वाले नहीं, चाहे अपना हो चाहे पराया। जो भी अपराध करेगा उसको न्यायालय की दहलीज तक ले जाएंगे। जी बिल्कुल, वो हमने किया, बखूबी किया। इसमें कोई प्रश्न हमारी सरकार के ऊपर नहीं लगा सकता। बिल्कुल। विवेक जी, एक ऐसा वादा भी है जिस वादे के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने सत्ता में कदम रखा था, और वो वादा था कि उत्तर प्रदेश की तमाम सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाएगा और तमाम जितने भी सड़क हादसे होते हैं उसमें कमी की जाएगी, और कमी हो इसके लिए हम पूरी तरह से प्रयासरत रहेंगे। लेकिन सर, 2.5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी स्थिति को आप भी भांप पा रहे हैं, हम भी जान पा रहे हैं कि गड्ढा युक्त जो सड़कें थी आज भी वो जस की तस बनी हुई हैं। बारिश में अभी आप भी आ रहे होंगे और आपने भी जगह जगह गड्ढों में पानी भरा हुआ देखा होगा। देखिए मनीषा जी, योगी आदित्यनाथ जी ने जो ये कहा था कि इतनी तारीख तक सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी, उस तिथि को उत्तर प्रदेश की सड़कों की हालत बहुत खराब थी। सड़कों के नाम पर घोटाले होते थे, सड़कें फाइलों में बन जाती थी, नीचे जमीन पे उनमें तारकोल का लेपन भी नहीं होता था। योगी आदित्यनाथ जी की मंशा के अनुरूप सरकार ने उन सड़कों को मरम्मत का कार्य पुरजोर कोशिशों के साथ किया, पूरी तरह से किया। अब चूंकि सड़कों का उत्तर प्रदेश में सड़कों का इतना लंबा जाल है, सड़कें बनती भी रहती टूटती भी रहती हैं। अब जो आप कह रहे हैं कि बरसात में कुछ सड़कों में फिर गड्ढे दिख रहे हैं, ये बरसात में सड़कें टूटने की स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसके लिए जो हमारे टाउन प्लानिंग के लोग हैं, जो हमारे सर, लेकिन बरसात में इस तरह की समस्या ना उभरे, ऐसे में बरसात से पहले ही सरकार को इस तरह के कदम उठा लेने चाहिए ताकि परेशानियों का सामना जनता को ना करना पड़े। मैं उसी पे आ रहा हूँ मनीषा जी। ये टाउन प्लानिंग वाले जो लोग हैं, इसमें 2-3 विभागों को मिल करके बैठ के समन्वय बना करके इन सड़कों की प्लानिंग करनी चाहिए। सड़क पे अगर पानी लगेगा तारकोल की सड़क पे, तो सड़क का टूटना तय है। अगर आप उसको टूटने से बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले सड़क पर ये व्यवस्था करिए कि उसके दोनों ओर पानी निकलने की, निकासी की समुचित व्यवस्था हो, नालियाँ हो, नाले हो, सीवर सिस्टमेटिक हो, एक बूंद पानी सड़क पे ना लगे। होता क्या है, PWD महकमा या जो सड़क बनाने वाले महकमे, उनका नाली से कोई वास्ता नहीं होता। वो सड़क बना के चले जाते, वाटर लगी होती, पानी लगता, सड़क टूट जाती है। ऐसा नहीं उन सड़कों को बनाया नहीं गया, सड़कें सारी बनाई गई, लेकिन पानी लगने का जो कोई इलाज नहीं हो पाया, या किसी अतिक्रमण विशेष के नाते वहाँ पानी लगने लगता है तो सड़कें टूट जाती है। इसके लिए समाज को भी सचेत होना पड़ेगा। और ये जो जल निकासी की व्यवस्था है, इसको बृहद पैमाने पर जगह जगह इसकी प्लानिंग करके तब सड़कों का निर्माण किया जाए, तब सड़कें सुरक्षित रहेंगी और दीर्घायु रहेंगी, लंबे समय तक चलेंगी, तो विवेक गड्ढा जी, मुक्त रहेंगी। बिल्कुल, क्या कहा जा सकता है कि 2.5 साल के कार्यकाल में जो भी कमियां रह गई थी वो आने वाले समय में पूरी होती हुई नजर आएंगी? बिल्कुल बिल्कुल, जो कमियां रह गई, हमने ये नहीं कहा कि हमने सब सारे लक्ष्य प्राप्त कर लिए, सर्वोत्तम लक्ष्य, हम इस लक्ष्य के आगे के भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वचनबद्ध हैं और कटिबद्ध हैं, और उसको प्राप्त करेंगे और अच्छी व्यवस्था देंगे सरकार। बिल्कुल, और जैसा कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश में लाने की बात कही है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, उसके लिए आगे आने वाले क्या क्या प्रयास देखने को मिलेंगे और रोजगार की स्थिति को और बेहतर बनाया जा सके, इसके लिए किस किस तरह के प्रयास सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा और योगी सरकार द्वारा देखने को मिलेंगे? देखिए मनीषा जी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य भारत सरकार ने लिया है, और उसमें चूंकि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ी जनसंख्या वाला प्रदेश है, बिल्कुल, तो ऐसे में 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य प्रदेश सरकार ने लिया है। और वो लक्ष्य बिना विदेशी निवेश के, बिना उद्यमियों के पूरा नहीं हो सकता। वो केवल सरकार के रोजगार बांटने से नहीं पूरा होने वाला है। ऐसे में तमाम जो अभी पिछले दिनों जो इन्वेस्टर समिट हुई, अब उन समिट्स के रिजल्ट जमीनों पे दिखने लगे हैं जी। अब जब उन दिनों सहमति बनी थी, अब वो जाकर के प्रयोग में आएंगे, तो जब वो प्रोजेक्ट शुरू होंगे, उनका निवेश यहाँ तक पहुँचेगा, और जो हम बार बार स्टार्टअप और तमाम योजनाओं के तहत युवाओं को प्रोत्साहित करें रोजगार के लिए, ये सब जब हम कर पाएंगे, तब जाकर के 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य हम प्राप्त करने में सफल होंगे।
बिल्कुल, तो इस तमाम चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बताना चाहेंगे कि बीजेपी से हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जी मौजूद थे, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और बताना चाहेंगे कि जैसा कि योगी सरकार का 2.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनवाते हुए नजर आए। लेकिन हम ये भी कहना चाहेंगे कि इस कार्यकाल में जो भी कमियां रह गई हैं, उम्मीद की जा रही है, आशा की देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरों पर इंडिया वॉच की पैनी नजर। अब हर खबर आपके मोबाइल पर। सब्सक्राइब नाउ। दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरों पर इंडिया वॉच की पैनी नजर। अब हर खबर आपके मोबाइल पर। सब्सक्राइब नाउ।